देखिए क्या है, 10th का सोशल साइंस में, सोशल साइंस का बुक जो है ना 4 भाग में बटा हुआ है। इतिहास है, भूगोल है, और उसके बाद आपदा है, उसके बाद राजनीति है, ये सब बुक है। इसमें से इतिहास का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। उसको हम अच्छे तरह से, उसका जो भी ऑब्जेक्टिव, उसमें जो भी पूछने वाला प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव जो भी रहेगा, इस प्रकार से टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको यहाँ पे बता देंगे। कहानी के रूप में, इतिहास है, कहानी के रूप में आप याद कीजिएगा तो फिर अच्छे से आपको याद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका पहला भाग है, आज स्टार्ट हुआ पहला बैच है ये इतिहास का। पहला यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैलाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैलाने में यदि कहा जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना की लहर दौड़ा दिया नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट का जब अंत हुआ, पहले तो ये जान लीजिए कि राष्ट्रवाद होता क्या। राष्ट्रवाद क्या होता है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है ना कि जिसके द्वारा लोगों में एकता की भावना उत्पन्न होती है। राष्ट्रवाद की मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना। आप ये भी कह सकते हैं राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसके द्वारा लोगों में एकता की भावना उत्पन्न होती है। और ये भी कह सकते हैं राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है जो अपने देश के प्रति लगाव की भावना होती है। राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति एकता की भावना और लगाव की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। 2 बार पर यह याद हो जाएगा, अपने देश के प्रति लगाव की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपके देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो आपको गुस्सा आता है ना, यानी कि आपके जो है ना आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है, इसीलिए आपको गुस्सा आता है आपके देश के प्रति कोई कहता है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे मेटरनिख के बारे में। मेटरनिख हम बताते हैं, मेटरनिख जो है इससे पहले यूरोप में ऑस्ट्रिया में शासन करता था नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट का अंत हुआ, उसका शासनकाल जब अंत हुआ तो मेटरनिख का शासनकाल आ गया। अब मेटरनिख के बारे में हम सारा कुछ पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको आएगा। मेटरनिख का जन्म कब हुआ, समझे, कहाँ का था, ये सब सारा ऑब्जेक्टिव आपको इस प्रकार से आएगा। तो देखिए मेटरनिख का जो जन्म था ना 1773 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के कौन से गाँव में हुआ था, कालबेज नामक गाँव में हुआ था। आपको पूछा जाएगा मेटरनिख का जन्म कब हुआ था, तो ऑब्जेक्टिव में 1773। मेटरनिख का जन्म ऑस्ट्रिया के कालबेज नामक गांव में कब हुआ था, 1773 में हुआ था। उनके पिताजी जो थे ना, उनके पिताजी, मेटरनिख के पिताजी, वो पवित्र रोमन साम्राज्य के उच्च अधिकारी थे। माने रोम के वहाँ के साम्राज्य, वहाँ के राजा थे ना, उसको सबसे बड़े अधिकारी कौन थे, मेटरनिख के पिताजी थे। और तथा वो क्या थे, जागीरदार भी थे। यानी कि ज़मीन, एक बड़े सारे ज़मीन का क्या करते थे, भूभाग का वो सुरक्षा करने वाले भी थे। तो मेटरनिख का जन्म कब हुआ था वो बता दिए, कहाँ हुआ था। उनके पिताजी जो थे क्या थे, रोमन साम्राज्य के उच्च अधिकारी थे। इस प्रकार से उसके बाद देखिए क्या था कि वहाँ पे राइन नदी के किनारे उनके पिता का जो जागीरदार था उनसे नेपोलियन बोनापार्ट छीन लेता है, उन पर कब्जा कर लेता है, उनको मार पीट करके भगा देता है। और राइन नदी के किनारे जो उनका जागीरदार था, उसका माने भूमि के भूभाग था, उनको कब्जा कर लेता है नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट उस पर कब्जा कर लेता है तो मेटरनिख को यह अच्छा नहीं लगता है। स्वाभाविक बात है, उसके पिता का ज़मीन जब कब्जा कर लेता है, कुछ उसके साम्राज्य को कब्जा करेगा तो फिर गुस्सा आएगा ना। तो उसी समय वो क्या किए, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे मेटरनिख, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके और क्या करने लगे, पूरी तरह से कट्टरवादी माने बन गए और नेपोलियन बोनापार्ट को विरोध करने लगे। तो राइन नदी के किनारे जो जागीरदार था वहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट कब्जा कर लिया, इसलिए क्या किया, मेटरनिख उनसे विरुद्ध हो गया नेपोलियन बोनापार्ट के। अब उसके बाद मेटरनिख का शादी जो हुआ, मेटरनिख का शादी 1795 में जो ऑस्ट्रिया, जहाँ पे उनका क्या है, ऑस्ट्रिया में ही जन्म हुआ था, ऑस्ट्रिया के चांसलर था, माने ऑस्ट्रिया का जो राजा था, उनके पुत्री से कर दिया गया। 1795 में मेटरनिख का शादी हुआ। मेटरनिख का शादी कब हुआ, 1795 में, किसके साथ, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था प्रिंस कानिज,
प्रिंस कानिज, उनकी पुत्री से उनका विवाह कर दिया गया। अब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 1814 ईस्वी तक नेपोलियन बोनापार्ट का राज्य चला ऑस्ट्रिया में 1814 तक। उसके बाद 1815 से लेकर के 1848 तक, 1815 से लेकर 1848 तक ये जो सत्ता था, वहाँ का राजपाट जो था किसके हाथ में चला गया, मेटरनिख के हाथ में। इसीलिए 1815 से 1848 तक के युग को, काल को मेटरनिख युग कहा जाता है। अब देखिए, 1815 से 1848 तक के समय को मेटरनिख युग कहा जाता है। उसके बाद 1809 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का चांसलर बना मेटरनिख। ऑस्ट्रिया का चांसलर कब बना, 1809 ईस्वी में। अब कहिए कि 1814 में तो नेपोलियन बोनापार्ट का था, इसका साम्राज्य चल रहा था, तो 1814 में उसका साम्राज्य खत्म हो गया था। खत्म हो गया किसके कारण, 1809 ईस्वी में तो चांसलर बन गया मेटरनिख। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख कब बन गया, 1809 ईस्वी में। क्यों बन गया, क्योंकि देखिए 1795 में उनका शादी हो गया, वहीं के राजा के पुत्री से शादी हो गया। अब वहाँ के राजा के, प्रधानमंत्री के पुत्री से शादी हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, 1809 ईस्वी में ये राजा बना। उसके बाद क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट का जो भी राज था वो छीन लिया, उससे ख़त्म हो गया। 1815 से लेकर के 1848 तक वो शासन किया। अब इसके बाद क्या किया, इसके बाद हम बताते हैं आपको मेटरनिख का कहना क्या था। मेटरनिख का, अब देखिए 1815 से लेकर के और 1848 तक मेटरनिख शासन किया ऑस्ट्रिया में। अब मेटरनिख का कहना था कि अगर लंबे समय तक शासन करना है तो फिर जो पुरानी व्यवस्था है उसी व्यवस्था को कायम रखा जाए। जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही है उसी व्यवस्था को कायम रखा जाए, उसी से लंबे समय तक शासन किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, 1815 में ही उन्होंने क्या किया, एक सम्मेलन बुलाया। माने ऑस्ट्रिया का एक जगह था वियना, वहाँ पर 1815 में एक सम्मेलन बनाया जिसे वियना सम्मेलन कहा जाता है। 1815, तो आपको पूछा जाएगा वियना सम्मेलन कब हुआ, तो 1815 में। उस सम्मेलन में, वियना सम्मेलन में कई देशों ने भाग लिया। वियना सम्मेलन में मुख्य रूप से भाग लिया ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन, प्रसा। ये उनका वियना सम्मेलन में ये देश सब भाग लिया। अब उनका उस सम्मेलन का विचारधारा क्या था, कहना क्या था, वो सम्मेलन के मतलब क्या होता है, सम्मेलन के मतलब एक मीटिंग बुलाया गया और इन सभी देशों को, राजा को बुलाया गया और कहा गया कि पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना है और इस प्रकार से लंबे समय तक हम शासन कर सकते हैं। और ये एक बात और कहा वहाँ पे उस सम्मेलन में रखा गया कि जो यहाँ पे क्या कहता है, ऑस्ट्रिया में जो क्या कहता है, जनता के द्वारा शासन किया जाता है, यानी कि जनता लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसको ख़त्म कर दिया जाए और राजतंत्र की व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया जाए। क्योंकि इससे पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने राजतंत्र की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया था और लोकतंत्र की व्यवस्था को कायम कर दिया था। और ये जो थे मेटरनिख कुलीन वर्ग से आते थे। मेटरनिख जो थे कुलीन वर्ग के थे, यानी कि राजा महाराजा के घर से होते थे। और क्या कहता है, राष्ट्रवाद, राजतंत्र का मतलब होता है कि जो राजा शासन किया है वही राजा का जो उसका वंश होगा वही शासन करेगा दोबारा। तो यही मेटरनिख चाहता था कि राजतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र को ख़त्म कर देना चाहिए। तो आपको पूछा जाएगा वियना सम्मेलन के विषय में बताएं, वियना सम्मेलन के बारे में बताएं, तो आप क्या कह सकते हैं कि वियना सम्मेलन 1815 में ऑस्ट्रिया के वियना नामक शहर में बुलाया गया एक सम्मेलन था, जिसका अध्यक्ष जो था, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, इसका अध्यक्ष जो था मेटरनिख था। इसका अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष जो था मेटरनिख था। इसका अध्यक्ष मेटरनिख था। यह सम्मेलन खासकर
ये बताने के लिए बुलाया गया कि पुरानी व्यवस्था को लागू करके रखना है, लंबे समय तक हमको शासन करना है। तो इसमें कई देश भाग लिया, जिसमें ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन, प्रसा है। तो इस प्रकार से वियना सम्मेलन के बारे में हम बोल सकते हैं। अब उसके बाद बता सकते हैं वियना सम्मेलन का हो गया। अब उसके बाद क्या किया मेटरनिख, इटली पर शासन करने के लिए इटली को कई भाग में बांट दिया। मेटरनिख क्या किया, इटली पर शासन करने के लिए उसको कई भाग में बांट दिया, और अपने जो उसका हितैषी था उसको कुछ कुछ राज्य दे दिया। जैसे मैं कई भाग में बांट दिया तो उसमें कुछ, एक सिसिली नेपल्स था, इटली का एक शहर था सिसिली नेपल्स, वो दे दिया फर्डिनेंड को। फर्डिनेंड कौन था, बोर्बो वंश के राजा था। तो सिसिली और नेपल्स किसको दे दिया, बोर्बो वंश के राजा फर्डिनेंड को दे दिया। रोम जो इटली का राजधानी था, आपको पूछा जाएगा इटली का राजधानी कौन है, तो रोम जो था पोप को यानी कि पादरी को दे दिया। लोम्बार्डी वेनेशिया किसको दे दिया, मेटरनिख अपने अंदर रखा, लोम्बार्डी और वेनेशिया। परमा, मोडेना, टर्कन ये सब हैब्सबर्ग को दे दिया। जेनेवा, सार्डिनिया ये पिडमाउंट के क्षेत्र में आ गया। तो इस प्रकार से इटली पर शासन करने लगा। तो इस प्रकार से ये रहा मेटरनिख के बारे में। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न किस प्रकार से उठ के आएंगे, कैसे आपको, और किस प्रकार से उठ के आएंगे और कैसे होंगे। इसमें आपको कहेगा वियना सम्मेलन के विषय में बताएं, तो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। इसमें ऑस्ट्रिया, प्रसा, कौन कौन देश, ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, ब्रिटेन ने भाग लिया। इस सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिख ने किया। इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य था पुरानी व्यवस्था को कायम रखना। ये सब आप वियना सम्मेलन के बारे में कह सकते हैं आराम से, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, आप आराम से वियना सम्मेलन, यह सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था, मेटरनिख था। इसमें प्रसा, ब्रिटेन, रूस, ये सब देश का नाम लिख देंगे। ये था, ये क्या था, इसका मेन उद्देश्य था पुरानी व्यवस्था को कायम रखना। ये वियना सम्मेलन के बारे में लिख लेंगे। उसका मेटरनिख के बारे में आपको कहेगा लिखने के लिए। तो मेटरनिख के बारे में तो बहुत सारा चीज़ है। मेटरनिख का जन्म 1773 ईस्वी में किस शहर में हुआ था, ऑस्ट्रिया के 1773 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के काब्लेज नामक शहर में हुआ था। वो जन्म से कुलीन थे, कुलीन वर्ग में आते थे। उनके पिताजी जो थे जागीरदार थे, समझे। उनका विवाह 1795 में किसके, ऑस्ट्रिया का चांसलर प्रिंस काजर की पुत्री से हुआ था, समझे। उनका मृत्यु हुआ था 1859 ईस्वी में। इनका मृत्यु कब हुआ था, मेटरनिख का मृत्यु जो हुआ था 1859 ईस्वी में उनका मृत्यु हुआ था। उन्होंने इटली पर शासन करने के लिए उसे कई भाग में बांट दिया। उन्होंने वियना सम्मेलन बुलाया 1815 में। उसके बारे में, मेटरनिख के बारे में तो बहुत सारा बात लिख सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा। और एक लॉन्ग प्रश्न, मेटरनिख क्या है, मेटरनिख युग क्या है। तो मेटरनिख युग पूछेगा कि मेटरनिख युग क्या है, तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि मेटरनिख 1809 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का चांसलर बना। मेटरनिख 1809 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का चांसलर बना। उन्होंने 1815 से लेकर के गद्दी संभाला, 1815 से लेकर 1848 तक वो शासन किया। वो जब तक शासन किया, जिस काल तक शासन किया उस काल को मेटरनिख काल कहते हैं। जब तक शासन किया तो 1815 से 1848 के बीच के काल को क्या कहते हैं, मेटरनिख युग कहते हैं। तो मेटरनिख के बारे में भी लिख सकते हैं, समझे। इस प्रकार से इतिहास के। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे 1830 की क्रांति। 1830 की क्रांति हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।